हेलो फ्रेंड्स, आपका अजय इंग्लिश एंड मोटिवेशनल क्लासेस में स्वागत है। ट्रांसलेशन के हम अगले पड़ाव में हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ट्रांसलेशन जब हम हिंदी से अंग्रेजी में बनाते हैं तो वो कौन सा सबसे आसान तरीका हो जिससे ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से बिल्कुल सरलतल से सरलतम रूप में ट्रांसलेशन किया जाए। मैंने कहा था कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं, जितने भी हम ट्रांसलेशन पर वीडियो ला रहे हैं इसको अगर आप सब ध्यान से देखते हैं, पूरा का पूरा देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ट्रांसलेशन पर बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे फिर आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए पसंद आए तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाइए जिससे वो भी अगर ट्रांसलेशन में खुद को कमज़ोर मानते हैं तो निश्चित रूप से उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, उनको इसका लाभ मिलेगा। तो लेट मी स्टार्ट टुडे। हमने बात किया था कि जब भी आपके पास कोई हिंदी का सेंटेंस आए, यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट, आप ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, you have to see the last word of Hindi sentences. If you have a fully command over the last word of Hindi sentences, nothing is difficult here. कुछ भी कठिन नहीं है। अगर आप लास्ट वर्ड पे, मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं कि जब हम हिंदी वाक्य के आखिरी शब्द पर कमांड कर लेते हैं, मैंने पिछले क्लासेस में बताया, पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो हमारा हिंदी सेंटेंस होता है उसका जो आखिरी शब्द होता है वो क्रिया होती है, वो नाउन होता है, वो एडजेक्टिव होता है। अगर उसमें काम का करना पाया जा रहा है तो निश्चित रूप से वो क्रिया है और वहां हम टू डू की क्रिया एज ए वर्ब यूज करेंगे। और अगर वहां काम का करना नहीं पाया जा रहा है तो वहां नाउन लिखा हुआ है, वहां एडजेक्टिव लिखा हुआ है। तो नाउन और एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो वहां पर अगर होना पाया जा रहा है तो हम टू बी की क्रिया यूज करेंगे, रखना पाया जा रहा है तो टू हैव की क्रिया यूज करेंगे। हम इस समय जो क्लासेस आप ले रहे हैं वो क्लासेस में हम टू बी क्रियाओं की बात कर रहे हैं कि हम टू बी क्रियाओं का, मैंने कहा देखिए कोई भी हिंदी सेंटेंस है उसके अंत में 3 ही अक्षर होते हैं, हाँ, था और गा, चौथा कोई अक्षर नहीं होता। ऐसे ही हिंदी वाक्य जो आखिरी शब्द होता है उसमें 3 ही शब्द होते हैं, या तो क्रिया होती है या नाउन होता है या एडजेक्टिव, चौथा नहीं। तो इसलिए सबसे पहले तो आप हिंदी वाक्य इस अंतिम शब्द पर कमांड करिए। आप ये ध्यान रखिए, उसको ध्यान से देखिए कि जो आपके पास हिंदी का सेंटेंस आया है उसमें आखिरी शब्द है क्या, वर्ब है तो टू डू क्रिया यूज करिए, वर्ब नहीं है तो या नाउन या एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो आप सेंटेंस देखिए और सेंटेंस क्या है, इसमें टू बी क्रिया या टू हैव की क्रिया यूज करनी है। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अगर आप देख रहे हैं कि आपका आखिरी शब्द जो है हिंदी वाक्य का वो नाउन या एडजेक्टिव है और उसमें होना पाया जा रहा है तो आप टू बी की क्रिया यूज करेंगे जो कि अक्षरों के अनुसार हो जाएंगे। और फिर मैंने ये कहा था कि आप उस आखिरी शब्द से कौन प्रेजेंट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएंगे और उस सब्जेक्ट की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हम चले जाएं अक्षर पर, अक्षर देखें, अक्षर अगर हा लिखा है तो वहां टू बी की क्रिया इज एम आर आएगी, अक्षर था लिखा है तो वहां टू बी की क्रिया वाज वर आएगी, अक्षर गा लिखा है तो वहां टू बी की क्रिया विल बी या शैल बी आएगी। तो आप सब्जेक्ट के अनुसार, सिंगुलर है तो सिंगुलर क्रिया अक्षर के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब को लिखिए। फिर उसके बाद आप जब वर्ब लिख लेते हैं तो वर्ब के बाद आपको उसी आखिरी शब्द की अंग्रेजी लिखनी है जो हिंदी वाक्य में लिखा हुआ है। और मैंने कहा था कभी कभी आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन मिलकर एक शब्द बनते हैं तो वो एक शब्द होते हैं, वो एक साथ लिखे जाते हैं, तो उनको ट्रांसलेशन आपको वहां करना है। उसके बाद आपका आता है जो कुछ बचा हुआ शब्द, अन्य शब्द, उसका ट्रांसलेशन आपको सबसे आखिरी में करना है। अगर ध्यान, मैंने कहा था कि एक सेंटेंस आया हिंदी का, उस सेंटेंस में 3 अक्षर होते हैं, हाँ लिखा होता है, था लिखा होता है और गा लिखा होता है, ठीक। ये हमेशा सेंटेंस की सिचुएशन बताते हैं, जिसका मैं बार बार कहता हूं कोई चौथा अक्षर नहीं होता।
इन्हीं अक्षरों के ठीक पहले शब्द होते हैं। शब्द, शब्द का मतलब है नहीं जिसमें जिसका कोई एक अर्थ हो, जो एक सेंस देता हो। शब्दों का मतलब अक्षरों का वह समूह जिसका एक सब अर्थ होता हो, वही है। तो वो शब्द है। अब वो शब्द मैंने बताया कि 3 होते हैं, या तो यहाँ वर्ब लिखा है अगर उसमें काम का करना पाया जा रहा है, या तो यहाँ पर नाउन लिखा हुआ है, या यहाँ पर एडजेक्टिव लिखा हुआ है। तो आपके यही 3 शब्द होते हैं। जैसे 3 अक्षर होते हैं, ऐसे 3 ही शब्द होते हैं आखिरी में। मैंने कहा कि अगर इसमें होना पाया जा रहा है, अगर वह करना नहीं पाया जा रहा है तो वर्ब नहीं है, तो वहां टू डू की क्रिया यूज नहीं होगी, तब वहां हम टू बी। अगर होना पाया जा रहा है तो वहां हम टू बी की क्रिया यूज करेंगे। और टू बी की क्रिया जिसे हम लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, यह होता है अगर हाथ चला है तो इज होता है, एम होता है और आर होता है। था लिखा है तो वाज होता है, वर होता है, और का लिखा है तो विल बी होता है और शैल बी होता है। तो ये हमारी क्रियाएं हैं। मैंने कहा आखिरी शब्द से कौन प्रण करिए, और जो भी वर्ड मिले वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। उस सब्जेक्ट को आप पहले लिख दीजिए, उसके बाद अक्षर देख लीजिए, अक्षर और सब्जेक्ट के अनुसार आप यहाँ पर क्रिया यूज करें। जब आप क्रिया लिख लेते हैं तो उसके बाद उसी अंतिम शब्द की आप अंग्रेजी यहाँ पर लिखते हैं। जब आप अंतिम शब्द की अंग्रेजी आप यहाँ लिख लें, तब आप देखें कि सेंटेंस में अभी बचा क्या है। तो जो बचा हुआ है वो अन्य शब्द आप यहाँ पर लिख दें, और इस तरह उसका ट्रांसलेशन हो जाता है। मैंने इसमें बात किया। आज हम इसी पर जो चर्चा करेंगे आज के वीडियो में, वो हम लाएंगे कुछ डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट जिसको हम उदासीन कर्ता कहते हैं। इसमें हम बात करेंगे डमी सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं। डमी सब्जेक्ट जिसको उदासीन कर्ता कहा जाता है, डमी सब्जेक्ट हमारे पास 2 होते हैं, एक होता है इट और एक होता है देयर। ये तब होता है, अब बात आती है कि वी आर गोइंग टू यूज इट एंड देयर, ये कब यूज होते हैं और हम कैसे यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इट पर बात कर रहे हैं कि इट, अगर ध्यान दीजिए मैंने कहा कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस लिखा है, उसका आखिरी शब्द नाउन या एडजेक्टिव है, उसमें होना पाया जा रहा है, ठीक। तो आप उस आखिरी शब्द से कौन प्रण करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल इससे सब्जेक्ट मिलता है, जी बिल्कुल मिलता है। लेकिन एक समय ऐसी कंडीशन आती है कि आखिरी शब्द से हम कौन प्रण करते हैं और हमको सब्जेक्ट नहीं मिलता है। यानी सच कंडीशन हैपन व्हेन देयर इज नो सब्जेक्ट आफ्टर आस्किंग क्वेश्चन हु विद द लास्ट वर्ड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। तो हम उसके आखिरी शब्द से कौन प्रण किया, हमको सब्जेक्ट नहीं मिला। तब वहां हम देखें क्या उस सेंटेंस में कोई मौसम है, क्या उस सेंटेंस में कोई समय दिया हुआ है, क्या उस सेंटेंस में कोई एक्शन यानी कोई कार्य है। अगर सेंटेंस आखिरी शब्द से, ध्यान दीजिएगा, अगर आखिरी शब्द से कौन प्रण करिए, हिंदी वाक्य का जिसके आखिरी शब्द नाउन या एडजेक्टिव है उसमें होना पाया जा रहा है। आखिरी शब्द से कौन प्रण करें। अगर आपको सब्जेक्ट ना मिले, सब्जेक्ट ना मिले, तब आप उस सेंटेंस को देखिए जो हिंदी का सेंटेंस लिखा है, क्या उसमें कोई मौसम दिया है, क्या उसमें समय दिया है, क्या उसमें कोई एक्शन दिया है। अगर हाँ ये दिए हैं और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो आप यहां सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करेंगे। इट यहां पर एक डमी सब्जेक्ट के रूप में होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसको उदासीन कर्ता कहा जाता है। तो अगर सेंटेंस यानी हमने क्या कहा कि अगर आपके पास कोई हिंदी का वाक्य आता है, हिंदी वाक्य के आखिरी में गए, उसमें देखा कि नाउन या एडजेक्टिव लिखा हुआ था, उसमें आपने कौन प्रण किया, आपको सब्जेक्ट नहीं मिला। उसमें आपने देखा कि मौसम था, उसमें समय था या उसमें कोई कार्य था, तो निश्चित रूप से वहां पर हम सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। यानी इट हमारा आएगा एज सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन इट मींस यह होता है, लेकिन यहां पर इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसको हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं। हम सबसे पहले इट लिखेंगे अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, सेंटेंस में मौसम समय कार्य है और सेंटेंस में होना पाया जा रहा है, तो वहां सबसे पहले हम इट का यूज करेंगे। इट के बाद हमें वर्ब लिखना है। इट हमेशा सिंगुलर होता है, इट हमेशा सिंगुलर होता है। अगर अक्षर था लिखा है तो हमें केवल इज लिखना है। यहाँ पर अगर अक्षर था लिखा है तो हमें केवल वाज लिखना है, और अगर अक्षर ग लिखा है तो केवल विल बी लिखना है। यानी अगर इट आप सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हो
तो वहां पर आपको जो क्रिया यूज करनी है इट ऑलवेज सिंगुलर होता है, इसलिए इसके बाद हा अक्षर होने पर केवल इज आएगा, था अक्षर होने पर केवल वाज आएगा, गा अक्षर होने पर केवल विल बी लिखा जाएगा। यानी हम इट के बाद वर्ब जब लिखेंगे तो अक्षर के अनुसार हम देख लेंगे कि कौन सा लिखना है। इसके बाद मैंने कहा, हम बार बार कहते हैं, इसके बाद वर्ब जब आप लिख लेते हैं तो उसके सेंटेंस का जो अंतिम शब्द है, अंतिम शब्द जिससे आपने कॉन्फ्रेंट किया था और आपको सब्जेक्ट नहीं मिला था, उसी अंतिम शब्द की अंग्रेजी आप यहां लिखते हैं। इसके बाद आप जो बचा हुआ है वो अन्य शब्द की अंग्रेजी आप यहां लिखते हैं। यानी ध्यान दें कि अगर आप किसी हिंदी सेंटेंसेस मिला और किसी हिंदी सेंटेंस के आखिरी शब्द से आपने कॉन्फ्रेंट किया, आपको सब्जेक्ट नहीं मिला, उस सेंटेंस में मौसम दिया हुआ है, उस सेंटेंस में कार्य दिया हुआ है, उस सेंटेंस में समय दिया हुआ है, उसमें होना पाया जा रहा है, तो वहां आप सब सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं। जैसा मैंने बार बार कहता हूं, इट एक डमी सब्जेक्ट है, उदासीन करता है, इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। तो वहां आपने इट लिखा, इट हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए अक्षर हा होने पर इज, था होने पर वाज और गा होने पर आप विल बी का यूज करेंगे। फिर उसके बाद उसी अंतिम शब्द की आप यहां अंग्रेजी लिखेंगे और फिर जो बचे हुए अन्य शब्द हैं उन अन्य शब्दों की अंग्रेजी आप यहां पर लिखेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है, आपके कोई कमेंट है, आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे लिखा है रात के 10 बजे थे, लिखा हुआ था रात के 10 बजे थे, ये लिखा हुआ है। तो अगर ये अंतिम शब्द है और इससे हम पूछे कौन 10 बजे थे, तो कोई आंसर नहीं है। और 10 बजे क्या है, इसमें एक समय भी दिया है। हमने यहां पर सबसे पहले क्या लिखा, हमने लिखा इट। अब अच्छा दिया है था, मैंने कहा था होगा तो यहां आएगा वाज, आपने लिखा वाज। स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, यहां वाज आएगा। अब कह रहा अंतिम शब्द, तो आपने लिखा 10 o'clock, आपने लिखा 10 o'clock, तो आपने लिखा 10 बजे थे। अब लिखा है रात के, तो आपने लिखा एट नाइट। अब अन्य शब्द है तो आपका सेंटेंस बना इट वाज 10 o'clock एट नाइट। तो जब भी आपके पास ऐसे सेंटेंसेस आए, लिखा हुआ था सेंटेंस आया कि अगस्त का महीना है, लिखा हुआ है अगस्त का महीना है, आपके पास आया ट्रांसलेशन करने के लिए। आपने पूछा कौन अगस्त का महीना है, आपको कुछ नहीं मिला। अगस्त का महीना एक समय बता रहा है, आपने सबसे पहले इट लिखा, अक्षर हा लिखा है, आपने लिखा इज, इट इज, आपने लिखा इट इज। अब आप अगस्त का महीना इट इज, आप लिखेंगे मंथ ऑफ अगस्त, तो आपने लिखा मंथ ऑफ अगस्त, तो ये मंथ ऑफ अगस्त आया। बसंत का महीना था, लिखा है बसंत का महीना था, तो कौन बसंत का महीना था, इसमें भी कोई बसंत क्या है, एक मौसम है, तो आपने लिखा इट, इट के बाद लगाया आपने क्रिया था, वाज लगाया था, लिखा था। अब यहाँ है बसंत का महीना, तो यहाँ मंथ ऑफ स्प्रिंग नहीं लिखेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ऋतुएं होती हैं उनके लिए सीजन शब्द इस्तेमाल होता है, उनके लिए मंथ नहीं। मंथ वो होते हैं जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है, जिसमें 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। जो महीने उंगलियों पर गिने जा सकते हैं उनके लिए मंथ यूज होता है, लेकिन जो उंगलियों पर गिना नहीं जा सकता उनके लिए महीना के लिए हम सीजन लिखते हैं, वो प्रकार से वो ऋतु होती है। तो यहाँ पर हमें लिखेंगे इट वाज मंथ ऑफ स्प्रिंग, ये गलत है, यहाँ मन नहीं आया, यहाँ आएगा इट वाज स्प्रिंग सीजन। ये क्या आएगा, स्प्रिंग सीजन, सीजन होता है, और सीजन माने मौसम भी होता है, ऋतु भी होता है। आप कहोगे मौसम की तो अंग्रेजी वेदर भी होती है, जी बिल्कुल, वेदर भी होता है, सीजन भी होता है, लेकिन दोनों में बहुत लंबा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जो लॉन्ग टर्म के मौसम होते हैं, लॉन्ग टर्म का मौसम होता है उनके लिए सीजन कहा जाता है, लेकिन जो मोमेंटल होते हैं, क्षणिक होते हैं, कुछ ही समय के होते हैं, उन्हें वेदर कहते हैं। जैसे अभी आसमान साफ है, अचानक बादल आए और बारिश हुई, आपने कहा मौसम बदल गया, ये वेदर है। लेकिन ये सीजन अब गर्मी का तुरंत बदल जाता है, नहीं, लॉन्ग टर्म का होता है। जो लॉन्ग टर्म के मौसम होते हैं उनको हम सीजन कहते हैं, जो शॉर्ट टर्म के होते हैं, जो तुरंत बदल जाते हैं, उनको हम वेदर कहते हैं। तो ये सीजन और वेदर में डिफरेंस होता है। मंथ और सीजन की अगर हम बात कर दें तो जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं उनके लिए मंथ यूज किया जाता है, और जो उंगलियों पर नहीं गिने जा सकते हैं उनके लिए हम सीजन का यूज करते हैं। सेंटेंस आया कि
अंग्रेजी सीखना सरल है, लिखा हुआ था अंग्रेजी सीखना सरल है। तो यहां इसमें कोई एक्शन हो रहा है, तो यहां हम सबसे पहले लिखते हैं इट, और फिर हमने लिखा इज, लास्ट वर्ड है सरल, हमने लिखा इजी, फिर लिखा है सीखना टू लर्न, और फिर हमने लिखा जिसमें ना लगा होता है इंफिनिटिव का काम कर रहा है, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस बन गया इट इज लर्न टू। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई हिंदी का सेंटेंस आए, उसके आखिरी शब्द नाउन लिखा हो या एडजेक्टिव लिखा हो, उसमें होना पाया जा रहा हो, उसके आखिरी शब्द से कौन प्रिंट कर रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, उस सेंटेंस में मौसम दिया हुआ है, उस सेंटेंस में समय दिया हुआ है, उस सेंटेंस में कोई एक्शन कार्य दिया हुआ है, तो वहां पर आप सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करेंगे। इट का यहां अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसको डमी सब्जेक्ट उदासीन कर्ता कहते हैं। तो आपने यहां इट लिखा, इट के बाद हमेशा जब क्रिया आएगी तो इट हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए अक्षर हा लिखा है तो हम यहाँ इज लिख देंगे, था लिखा है तो वाज लिख देंगे, अगर वहां गा लिखा है तो विल बी। उसके बाद उन्हीं अंतिम शब्द की अंग्रेजी हम यहाँ लिखेंगे जिससे हमने कौन प्रिंट किया था, जो नाउन या एडजेक्टिव है, उसकी अंग्रेजी हम यहाँ लिखेंगे। फिर जो बच गए, जो बचे हुए हैं, वो अन्य शब्द की अंग्रेजी हम अंत में लिखते हैं। और इस तरह अगर आपके पास कोई सेंटेंस आता है और आप पाते हो कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा क्या मौसम समय कार्य है। अगर मौसम समय कार्य दिया हुआ है तो निश्चित रूप से वहां पर सब्जेक्ट के रूप में हम इट का यूज करेंगे, डमी सब्जेक्ट इट का यूज करेंगे। इट का हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर क्रिया आएगी, और फिर उसके बाद हम अंतिम शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हम अन्य शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, और इस तरह इट के वाले सेंटेंसेस का यूज करके आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो आई थिंक इट का यूज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और आप इट से संबंधित कोई भी ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जिसमें आपको सब्जेक्ट नहीं मिला और उसमें मौसम समय कार्य था, तो वहां पर हम इट का यूज करते हैं। तो इट का हम यूज करेंगे, तो इट हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर क्रिया। अब बात आती है कि मान लो अगर इसका सब्जेक्ट मतलब हमने आखिरी शब्द से कौन प्रिंट किया, उसमें सब्जेक्ट नहीं मिला, मौसम समय कार्य नहीं हुआ, तो भैया उसमें नहीं हुआ, तो अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे, इसलिए देखना मत भूलिए। आप इसलिए मैं कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। एक स्टेप का हम ट्रांसलेशन का वीडियो बनाते रहेंगे। साधारण से साधारण तरीके से हम आपको ट्रांसलेशन सिखाने की कोशिश करेंगे, और निश्चित रूप से अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको बहुत लाभ होगा। अब इसलिए नहीं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं और अगर उनको कभी प्रॉब्लम हुई कि उनको ट्रांसलेशन छूट गया था या ऐसा प्रॉब्लम हो गया, कुछ बताया गया था, तो एक बार फिर से चैनल पर जाएं और जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, तो उससे इनको लाभ ही हो जाए। जरूरी नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तभी आप बार बार देख रहे हैं, जिससे आपको जब भी प्रॉब्लम लग रही है आप तुरंत देखा, आपको कहीं भूल गए थे तो आपको, तो इसलिए आप वीडियो देखना जारी रखें और वीडियो पूरा अंत तक देखा करें, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। और इसलिए मैं बार बार कहूंगा, आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हर वीडियो टाइम पर मिलता रहे और आप अच्छे से ट्रांसलेशन को स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और एक दिन आएगा कि यू कैन ट्रांसलेट वेरी वेल। धन्यवाद आज के लिए।